नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली खबर गोहाना से है। आपको बता दें कि यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन उत्थान रैली को संबोधित किया है। दूसरी खबर होटल से है। अशोका गार्डन में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। तीसरी खबर जींद से है, जहां पर जन्मदिन की खुशियों को एक हादसे ने मातम में तब्दील कर दिया। चौथी खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जो मिजाज बदल दिया है। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश ने दस्तक दे दी है। तो इन 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बीजेपी की जन उत्थान रैली का आयोजन और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मीटिंग ली है। तो मातम में बदली जन्मदिन की खुशियां, जहां पर सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। वहीं चौथी खबर मौसम से है। मौसम ने कई जगह करवट बदली है और मौसम का मिजाज बदल चुका है। अब कई जगह पर बूंदाबांदी हुई है तो कई जगह पर जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब ठंड जो है कुछ दिनों के लिए बढ़ सकती है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जन उत्थान रैली में बीजेपी ने क्या रणनीति तय की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मीटिंग ली है, इस मीटिंग को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। मातम में जन्मदिन की खुशियां बदल गई, ये हादसा कहां पर हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर भी हम जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बताते कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना की सब्जी मंडी में जन उत्थान रैली में नहीं पहुंच सके। खराब मौसम की वजह से उनके आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले डर का माहौल था। जनता के सामने नीतियों को रखा और 2.5 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। हमने सुशासन को संकल्प बनाया, हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। तो बीजेपी की जन उत्थान रैली, जहां पर जनता के सामने नीतियों को रखा गया और आपको बता दें कि 2.5 करोड़ जनता की सेवा सरकार कर रही है। तो इस रैली में आपको बता दें कि गृह मंत्री शामिल होने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह नहीं पहुंच पाए। तो 2014 से पहले डर का माहौल था। सीएम ने ये तमाम बड़ी बातें रैली में की। सीएम ने कहा कि बीजेपी की जन उत्थान रैली। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यव्रत शास्त्री वहीं सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन उत्थान रैली निकाली जा रही है और ऐसे में क्या कुछ रणनीति जो है फिलहाल चुनाव को लेकर तय की गई है? बीजेपी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। देखिए, बीजेपी तो 12 महीने और 24 घंटे चुनावी और समाज राजनीति के काम में लगा रहता है संगठन। और अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो उसकी विशेष रणनीति के तहत हर लोकसभा में एक बड़ी रैली करने की योजना के तहत ये सोनीपत की आज की माननीय अमित शाह जी की रैली थी। संख्या की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से ये 1 नंबर की रैली थी। बस मौसम के प्रतिकूलता के कारण से माननीय अमित शाह जी नहीं पहुंच पाए, वो विषय अलग है। लेकिन हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अब चुनावी मोड में है और 2024 में तीसरी बार माननीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली पहुंचाना हर भाजपा के कार्यकर्ता का एक लक्ष्य है। ठीक है सत्यव्रत जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वहीं बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बजरंग जी, जहां एक तरफ बीजेपी द्वारा रैली निकाली जा रही है, वहीं लगातार भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू हो चुकी है। क्या लगता है बीजेपी को इस बार कांटे की टक्कर कांग्रेस देगी? कांटे की टक्कर नहीं देगी। ये तो कोई 3 के 13 में नहीं है। तो ये तो जमा फैल हो चुके हैं। प्रदेश की जनता, किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता सरकार से खाता है और मुक्ति चाहती है। आपने देखा, इंडिया सीन देखा, दिल्ली पूरी तरह से फैल थी। पूरी सरकारी अमला जमला, मतलब कम से कम 20,000 कर्मचारी लगा दिए गए, पुलिस कर्मचारी
पूरे सरकारी डिपार्टमेंट लगा दिया गया। उसके बावजूद भी सरकार के अंदर कुछ दम नहीं है और लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, खराब कानून व्यवस्था है, और किस प्रकार आज सरपंच सड़कों में बैठे हैं और जिस प्रकार आंगनबाड़ी कर्मचारी रुखी है, इस प्रकार और सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तो आपके सामने। जी, सत्यव्रत जी, बजरंग दास जी का कहना है कि आम जनता सरकार से मुक्ति चाहती है। देखिए, बजरंग दास जी के वो तो सामने आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। 2024 के चुनाव में हमारे पास नेता, नीति और नियत तीनों चीजें हैं। ये हमारे नेता के बराबर नेता बताएं। हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी है, तो जरा तुलना किसकी हिम्मत करेंगे इस बार उसको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट देने के लिए? कौन सी ऐसी नीतियां होंगी जो नीतियां ये आगे लागू करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी किस वर्ग के लिए किस समय काम नहीं किया? और फिर वो कार्यकर्ता कहां से लेकर आएंगे जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाजपा पार्टी के पास दिनों रात मेहनत करते हैं, वो कहां से लाएंगे? और उसके बाद जनता के बीच विश्वास खड़ा करने के लिए वो जनता कहां से लाएंगे जो इनको वोट करेगी? ये तो नाम लेकर बजरंग दास जी बड़े सीनियर प्रवक्ता है, इसलिए ऐसे शब्दावली इन्होंने गढ़ रखी है। वो रोड पर है, वो रोड पर है। रोड पर तो बजरंग दास जी व्हीकल है, और वो हाईवे के व्हीकल के ऊपर सर्राटा फर्राटे से व्हीकल चल रहे हैं, वो भी इसी भाजपा के कारण से है। इसलिए रोड पर जो होना चाहिए वो रोड पर है, और जो सत्ता के केंद्र पर होना चाहिए वो सत्ता के केंद्र में है, और जिसको विपक्ष में रहना चाहिए वो विपक्ष में है। जी। सब यथावत बढ़िया चीजें हैं, इसकी चिंता बजरंग जी को नहीं करनी चाहिए। इनको केवल देखना इतना है कि जो भारत की जनता है वो 2024 के चुनाव में 19 से अधिक वोट देती है, जैसे 14 से ज्यादा 19 था और 19 से ज्यादा 24 होगा। ठीक है सत्यव्रत जी, लौटूंगा आपके पास। बजरंग जी, सत्यव्रत जी का कहना है कि सरकार के पास नेता, नीति, नियत तीनों है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो क्या ये तीनों कांग्रेस के पास हो? इसके साथ ही उनका कहना है कि जनता का वोट और समर्थन कांग्रेस कहां से लाएगी? देखिए, जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ, पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जिस प्रकार लाखों आदमी का समर्थन और आशीर्वाद हमें मिला है, पूरा देश ने देखा है। या हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर जिस रोड पर जब यात्रा निकली है वो रोड मतलब 20-30 किलोमीटर तक जाम रहा। जहां तक नेताजी ने कहा इनके पास नेता नहीं है, आप मनोहर लाल खट्टर जी का मुकाबला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करके देख लो, पता लग जाएगा कौन सीनियर कौन जूनियर है, उनके मुकाबले में कितना जूनियर है। दूसरी बात, हमारे पास जितेंद्र हुड्डा, संदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, एक नेता, हजारों नेता इनके पास, इनके फूट इतनी जबरदस्त है। अरविंद शर्मा बोलता है मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, खट्टर ने काफी राज कर लिया। अब दूसरी बात, यहाँ भी बात करते हैं मोदी साहब की, मोदी साहब ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, एक आदमी को रोजगार दिया। इन्होंने कहा था गैस का सिलेंडर जो 410 रुपए का हम 250 रुपए देंगे, हमारे राज आने के बाद 1100 पार कर दिया। इन्होंने कहा 60 रुपए डीजल पेट्रोल है हम 35 रुपए लीटर देंगे, आज वो 100 रुपए कर दिया। तो आप महंगाई देखिए ना, जिस पर टैक्स नहीं था, कपड़े पे, चीनी पर, खाद पे, दवाइयों पर, दही पे, दूध पर, उन पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया। जिन खाद्य वस्तुओं पर 5% वेट कर होता था उस पर 28% जीएसटी लगा दिया। इतना भारी भरकम आपके सामने है। आप देखो जिस अडानी के ये तरफदारी करते हैं, वकालत करते हैं, अरबों रुपए उसको कर्जा दे दिया, उसने कितना बड़ा घपला कर रखा है। 65% अप शेयर दिखाकर, यानी उसकी वैल्यूएशन ज्यादा दिखाकर देश की जनता के साथ धोखा किया, और 4 लाख करोड़ रुपया 2 दिन के अंदर उसका शेयर का डाउन हो गया। और जनता ट्राई कर रही है, माटी हो गया। ये लोग तो वो है माल खाओ और घी पियो भाग जाओ, माल खाओ घी पियो भाग जाओ। इन्होंने तो बड़े बड़े एम्पायर जो है, मानी अडवाणी जैसे बड़े बड़े लोग वो सेट कर रखे, उनको माल थमाने के लिए लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 8 साल में एक काम गिना दो भी, हमने जो काम किया। हमने 8 साल के 2005 से 2014 तक हमने 2 रुपए किलो लोगों गेहूं, गरीब आदमी को 3 रुपए किलो चावल दिया।
20 रुपए किलो राशन डिपो के माध्यम से दाल दी। हमने 3,82,000 गरीब लोगों को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए। हमने गरीबों के घर के अंदर पाइप पीने की पाइप की लाइन बिछाई, टुप्पी लगाई, 200 लीटर की पानी की टंकियां घर में लगा दी फ्री के अंदर। इन्होंने सारी योजना बंद कर दी। 5 लाख जो गरीब जो बुजुर्ग लोग थे उनकी पेंशन काट दी। गरीब आदमी भीतर कार्ड काट दिए। लोग ट्राई कर रहे कि किस दिशा के अंदर देश को लेके जा रहे हैं। गरीबों का मुंह का निवास छीनने के लिए लग रहे, किस मुंह से वोट मांगेंगे। एक तो उपलब्धि बता दो। हमने एक उपलब्धि कहा, एक उपलब्धि इनकी है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भाई को भाई से बिठाना, बस ये इनका धंधा है। हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति करना। हम तो नॉन जाट का मुद्दा उठाएंगे और नॉन जाट वोट मिल जाएगा, एक तरफ जाट हो जाएगा। लोग बार बार इनकी बुकाई में आने वाले नहीं। गांठ की हंडी एक बार चढ़ती है, इनकी एक बार चढ़ ली, दूसरी बार उतर गई थी। मगर मलाई खाने के लिए जेजेपी इनकी गोद में बैठ गई। जेजेपी कहती थी अब की बार यमुना पार, और मलाई खाने के लिए बन गए दोनों यार और एक दूसरे का माल खा रहे हैं। वो कहता था ना, गौतम दादा कहता है विधायक नारनौन का, बोला भी कोई छोटा खोपर है कोई बड़ा खोपर है, कोई छोटा जिम बनने लगा है कोई बड़ा जिम बनने लगा है। एक आदमी 7-7 महकमे जिम बनने लग रहे, खाने लग रहे हैं, घोटाले पे घोटाले। आप देखो इनकी बात करें, महिलाएं सुख से भी राष्ट्रीय खिलाड़ी वो धरने दे रहे हैं, उनकी सुनाई नहीं। हरियाणा की महिला कोच है, खेल मंत्री वो रोक लगाया, तो उसको कोई कार्रवाई, खेल मंत्री को कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये तो सारे घोटाले और घपले की सरकार और कुछ नहीं, बेकार सरकार। ठीक है बजरंग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन देखना होगा कि जनता को आखिर किसका समर्थन मिलता है। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर होटल के अशोका गार्डन में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। सभी कार्यकर्ताओं को बताया कि वह अब हरियाणा की राजनीति में पहुंच चुके हैं। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक उनकी देखरेख में हाथ से हाथ जोड़े अभियान यात्रा शुरू होने जा रही है, जो कि 1 फरवरी से शुरू हो रही है और करीब 2 महीने यह हाथ से हाथ जोड़े यात्रा चलाई जाएंगी, जिसमें पूरे हरियाणा में घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस की जो नीतियां हैं और चुनावी घोषणाएं हैं उसको घर घर जाकर लोगों को दिखाना होगा और समझाना होगा। तो 2 महीने हाथ जोड़े यात्रा चलाई जाएगी। अध्यक्षता में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसका सबसे पहला श्रेय आप लोगों को। लेकिन जिस तरह से ये जिम्मेदारी मिली है उसी तरह से हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम सरकार लाने के लिए, हरियाणा में सरकार लाने के लिए अपना सर्वोत्तम पूरी तरह से अपना योगदान हम सरकार लाने के लिए करें। अनुरोध और आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। तो हाथ जोड़ो अभियान को लेकर निर्देश भी जारी किए गए। आपको बता दें 1 फरवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर कांग्रेस की नीति और जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, उसको लेकर लोगों को समझाने की भी कोशिश की जाएगी। तो हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कई निर्देश भी दिए गए हैं और तैयारी जो है कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से दिख रही है। तो होटल में अब बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में उदय भान ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर भी चर्चा की और कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता डोरीलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डोरीलाल, इस मीटिंग में क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मुद्दों पर देखिए चर्चा हुई है कि उदय भान ने हाथ से हाथ जोड़ो ये उस यात्रा का हो गया है, घर घर जाके हाथ जोड़ो मीटिंग करेंगे घर घर जाके। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो चुनाव आने वाले चुनावों में उनकी पेंशन को बढ़ा के 2000 पेंशन बढ़ा के 6000 किया जाएगा और 300 यूनिट तक बिजली माफ की जाएगी प्रत्येक घर की। और यह भी कहा है कि अब जो कल श्रीनगर जो होंगे वो ये राहुल जी की रैली है, उसमें बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। पूरे भारत में तो कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का विशेष जोर दिया जा रहा है।
बिल्कुल डोडीलाल, इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए थे? क्या कोई अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए? होडल विधानसभा के ही सवरेन नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और जो कांग्रेस के युवा उपाध्यक्ष थे तो देवान के लड़का देवेश कुमार भी मौजूद थे। डोडीलाल, क्या केवल हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है या फिर आने वाले चुनाव को लेकर भी कोई रणनीति इसमें तैयार की गई हो? आने वाले चुनावों को लेकर ये घोषणा की थी, और बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो बैठक के लिए भी उन्होंने कम से कम हजारों आदमी उनकी मीटिंग में शामिल थे। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जींद में जन्मदिन की खुशियों को एक हादसे ने मातम में बदल दिया। आसन का रहने वाला नितिन 18 साल का हुआ था और अपने जन्मदिन की खुशी मनाने के लिए वो अपने दोस्त कालवा के रहने वाले सुमित, आसन के रहने वाले शिव कुमार और शामलो कला के रहने वाले गोविंदा के साथ पार्टी करने से शहर आया था। पार्टी के बाद शाम को जब सभी दोस्त वापस लौट रहे थे, सड़क हादसे में नितिन और उसके दोस्त की जान चली गई थी। परिजनों के अनुसार सुमित पिल्लू खेड़ा में हलवाई की दुकान चलाता था और नितिन लैब अटेंडेंट का कोर्स कर रहा था। हादसे में 4 युवकों की मौत हुई, जबकि एक घायल और एक की हालत गंभीर देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जबकि दूसरा घायल अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवारों में मातम मचा हुआ है। रधाना, जो गोहाना रोड पे रधाना बस स्टैंड के पास एक्सीडेंट हुआ है। उस 2 बाइक थी, जो एक बाइक पे 2 बंदे थे और एक पे 4 थे, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और एक पीजीआई रेफर है और एक ठीक है। तो जांच की जाएगी? हाँ, वो पोस्टमार्टम के लिए डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं और पोस्टमार्टम करवा के वारसान के हवाला करके आगामी भाई आज एक नितिन आसन से उसका बर्थडे था, गांव से 2 जने गए थे यहाँ से, तो आसन से, और एक कालवा का था सुमित और एक शामलो का था गोविंद। ये जींद गए थे, बर्थडे मनाने गए थे। ये तो शाम को आ रहे थे, फिर ये इनका यहाँ रधाना मोड़ पर एक्सीडेंट हुआ था बाइक के साथ। एक शिव है, उसका वो तो घायल हो गया हुआ है, जो 2 थे, 2 की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, हादसे को लेकर क्या जानकारी, किस तरीके से यह हादसा हुआ था, फिलहाल क्या अपडेट है, घायलों की क्या स्थिति? देखिए श्रावणी, मैं आपको बता दूं कि कल जींद में जो है देर रात जो है ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये रधाना गांव के पास जो है एक्सीडेंट हुआ है, बाइकों की जो है आमने सामने भिड़ंत हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 युवक जो है वो घायल हैं और उनका भी उपचार चल रहा है। 4 की जो है मौके पर ही मौत हो चुकी है। हादसा जो है इतना भयंकर था कि जो बाइक से उनके परकच्चे उड़ गए हैं और मौके पर ही आप समझ सकते कि इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इसमें जो नितिन नाम का युवक था, उसका जन्मदिन था और वो 4 दोस्त जो है बर्थडे पार्टी मनाकर जींद से घर की तरफ जा रहे थे, जिसमें ये हादसा हुआ। ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। वहीं गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पूरे दिन बादल छाए रहे और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें, सुबह के समय हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिली थी और सूरज के दर्शन तक नहीं हुए थे। सुबह से ही हवाएं भी चल रही है, जिसके चलते लोगों के लिए ठंड को झेलना और भी मुश्किल हो गया। जानकारी के अनुसार मौसम बदलने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी काफी कम हो गया, लेकिन हवा में स्मॉग का असर दिख रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 31 जनवरी से 3 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। वो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयप्रकाश भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है? रावली जी, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही मौसम विभाग जो है वो मतलब उत्तर भारत के लिए पहले से ही
कह चुके हैं कि मतलब जो 14 राज्य हैं उनमें ओलावृष्टि या बारिश की जो बरसात है उसमें होगी। तो दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद की अगर बात करूं तो सुबह से ही यहाँ पे बारिश की जो बारिश की जो लत है वो लगी हुई है। और सुबह से जो लोग बाग हैं, आज छुट्टी का दिन था, रविवार था, तो इसलिए सारे जो भी फरीदाबाद एनसीआर के जो लोग बाग थे वो छुट्टी के कारण आज घर में रुके हुए थे। तो आज सुबह से अब तक सूरज की कोई किरण सामने नहीं आई है और सुबह से ही झमाझम बारिश जो है वो लगी हुई है। और मैं अगर बात करूं बारिश के जो ठंडा मौसम है, जो सर्दी जाती हुई सर्दी थी, उनको दोबारा से इस बारिश ने दोबारा से रीबैक कर दिया है। और जो सर्दी के कपड़े थे वो कुछ लोगों ने अपने रख भी दिए थे। उसके बाद में ये ठंड की जो ये बारिश है, पहली बारिश हम इसको कहेंगे, जो सर्दियों की जो पहली बारिश है, ये फरीदाबाद में इसने पहले दिन आज दस्तक दिया है। और मौसम विभाग के अनुसार मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग के अनुसार ये 29 और 30 तारीख को यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के अंदर सूरज की कोई किरण देखने को नहीं मिलेगी। और बारिश झमाझम बारिश का जो अनुमान है मौसम विभाग का, वो फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। और इसी में अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों का जो फेस है वो उसमें एकदम खुशी का माहौल है, क्योंकि उनकी जो गेहूं की और सरसों की जो फसल है, गेहूं और सरसों की फसल में उनको काफी अच्छी, मतलब एक पानी देने का जो समय होता है वो बारिश के उससे उनकी जो फसल है वो अच्छी पैदावार हो पाएगी। और गेहूं की फसल में इस बारिश का जो पहली बारिश है इससे बहुत अच्छी फसल पैदा हो पाएगी। तो इसलिए किसानों के फेस पे जो चमक है। और फरीदाबाद एनसीआर की अगर बात करूं तो उसमें सर्दी का जो माहौल है वो दोबारा से वापस रीबैक आ गया है। और पॉल्यूशन की अगर बात करूं तो पॉल्यूशन में भी गिरावट हुई है इस पहली बारिश के कारण। जो फरीदाबाद का पॉल्यूशन था वो जो मात्रा थी वो बढ़ी हुई थी, उस पहली बारिश के कारण पॉल्यूशन में भी गिरावट की दर देखी गई है। जी साहब, बिल्कुल जयप्रकाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बारिश के बाद ठंड जो है वो वापस लौट आई है, मौसम विभाग की बात की जाए तो ठंड को लेकर क्या अपडेट है? क्या आने वाले समय में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है? मैं समझो आपको बता दूं कि मौसम विभाग के जो अनुसार जो बात है वो 29 और 30 तारीख को दिल्ली एनसीआर के अंदर फरीदाबाद में जो बारिश का जो मौसम है वो मौसम विभाग ने पहले ही अल्टीमेट कर दिया था कि मतलब मौसम विभाग ने बताया था कि 29 और 30 तारीख को फरीदाबाद एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, उत्तर भारत के अंदर कुछ राज्य हैं जिनमें भारी बारिश की आशंका जताई थी, जिसमें कि 14 राज्य हैं, उनमें 14 राज्यों में ओलावृष्टि और हर तरीके की आशंका जताई थी। पर दिल्ली एनसीआर के अंदर उन्होंने हल्की रिमझिम और चमकों की जो बात की थी, तो वो चीज आज देखने को मिली है फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर। आज सुबह से ही बारिश जो है झमाझम कती एकदम सुबह से ही लगी हुई है। और जो किरण है, जो सूरज की किरण है, वो सुबह से देखने को अभी तक नहीं मिल पाई है। ठीक है, आने वाले समय में भी ये मौसम ऐसा ही रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 दिनों तक बारिश का भी अलर्ट है और इसके साथ ही ठंड में भी काफी गिरावट जो है दर्ज की जा सकती है। किसानों के बारे में भी आपने बताया कि किसानों को भी कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन कई ऐसे फसलें हैं जिनको बारिश की वजह से नुकसान भी पहुंच सकती है। किसानों की अगर बात करें तो देखो, किसानों की जो गेहूं की और सरसों की जो फसल है उसमें ये सर्दी के मौसम की पहली बारिश है। किसान पानी लगाने के लिए इस मौसम में जो गेहूं की फसल होती है उसमें इस समय में गेहूं की फसल में पानी लगाने के लिए तैयार होता है। तो बारिश हुई है, पहली बरसात जो हुई है, इसमें गेहूं में पानी मतलब लग रहा है। और दूसरी फसलों की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि और भी फसलें होती हैं, तो उसमें नुकसान किसान मतलब ये है कि गेहूं का जो मौसम, ये जो गेहूं की जो फसल होती है इस समय में गेहूं की फसल और सरसों की फसल आम मानी जाती है। तो इस वजह से जो किसान है उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी भी है, खुशी तो पूरी है, पर जो छोटी और जो सब्जियों की अगर फसलों की बात की जाए, जो सब्जी है बैंगन की या और भी जो सब्जियों की खेती है, उसमें थोड़ा घना नुकसान किसान को इस चीज में देखना पड़ेगा। बिल्कुल जयप्रकाश, कहीं ना कहीं नुकसान तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से अचानक से जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, जाहिर सी बात है इस दौरान स्वास्थ्य को भी बहुत असर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर, और बीमारी खास करके खांसी जुकाम जैसी बीमारियां जो है वो बढ़ेंगी जरूर। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखो, सर्दी का मौसम जो ये एक गर्मी का मौसम 26 जनवरी की अगर हम बात करें, 26 जनवरी के समय में यहाँ पे गर्माहट का मौसम हो गया था। सर्दियों का जो मौसम था वो जा चुका था। उसके बाद में जो पहली बारिश है सर्दियों की, तो इसने आज सर्दी का रीबैक, अगर सर्दियों का जो मौसम है वो दोबारा से आ गया है। कपड़े जो लगते हैं वो दोबारा से जो आम जनता है उन्होंने पब्लिक ने निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद में जो ठंड का जो मौसम है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको खांसी जुकाम या सर्दी के कारण बुखार की अगर बात की जाए तो ये देखने वाली बात होगी कि देखो फरीदाबाद के अंदर आज पहले ही बारिश है, तो इस चीज का
जो डॉक्टर है वो अनुमान हम कल मॉर्निंग में हम इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि इस चीज में बड़े बूढ़े जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और सर्दी से बचना चाहिए, क्योंकि सर्दी अभी 2 दिन का तो मौसम विभाग का अल्टीमेट है कि मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन तो बारिश दिल्ली एनसीआर के अंदर बताई गई है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए जयप्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।